तो राजधानी के अंदर कई निजी और मिशनरी स्कूलों ने शुल्क बताए बिना ही प्रवेश लेने की शुरुआत कर दी है। किस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कितने नेता अफसर हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोगों को आप देखिए, जानते हैं? कितने पैनल में बैठे लोग जानते जितने हैं? मैं तो नेता जिन लोगों को जानता हूं सभी ये चाहते हैं कि वो किसी ना किसी प्राइवेट में पढ़े, क्योंकि वहां पे गुणवत्ता है। जितने नेता अफसर हैं हिमांशु जी, जी, सब पढ़ के तो सरकारी विद्यालय से ही आए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैंने आलोक जी ने भी कहा और वो कि अपने पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा और की बात हो रही है। अब रही बात बच्चों को पढ़ाने की, तो ये वास्तव में दुखद है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़वाते हैं। और इस पे जैसा कि अभी चर्चा में आया, हाई कोर्ट का इस पे आदेश भी था और उसका पालन ना हो सका। वो आदेश कहाँ फाइलों में दब गया। आपकी सरकार क्या कर रही है? उसका जवाब मैं हिमांशु जी को दूंगा। आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया था, आप भी बता दीजिए। नहीं तो अगर तो इस तरह आदेश आप नहीं मनवाएंगे? नहीं, आप नहीं मनवाएंगे क्या आदेश? हाईकोर्ट का आदेश क्या कोई मायने नहीं रखता है क्या? नहीं, बिल्कुल लगता है। तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे? होता कोई तोड़ निकाल लिया उसमें होता क्या हिमांशु जी, जो जिस लॉबी की आप आज चर्चा कर रहे हैं जी। वो बड़ी ताकतवर लॉबी है। उन्होंने क्या उसमें तोड़ किया, कहाँ अपील में चले गए, क्या सरकार से भी बड़ा है क्या? सरकार से बड़ा तो कोई नहीं होता हिमांशु तो फिर सरकार आपकी है, सत्ता आपके हाथ में है। हिमांशु ये आप जी, कैसे कह सकते हैं कि मजबूत है? हो सकता है उन्होंने कोई लीगल प्रोटेक्शन ले लिया हो उसमें। अब मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है, मुझे उसकी तथ्यात्मक जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो सिर्फ मैं ये इन लोगों पूछना के चाह रहा साथ था। चलिए ठीक है, तर्क नहीं लीगल चीजों करता। पे नहीं जाते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कितने नेता, अगर नेताजी खुद ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, अफसर खुद ही अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल की तरफ उनके कदम नहीं बढ़ेंगे, तो सरकारी स्कूलों की दशा को कौन सुधारेगा? हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। जब बजट अलॉट होता है सबसे आखिरी में शिक्षा और हेल्थ की बात होती है, उनके लिए बजट निकाला जाता है, सबसे आखिरी में उस चीज की बात होती है। कितनी शर्म की बात है ये। हिमांशु जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकारों का ध्यान होता है और देना भी चाहिए, परंतु जिस तरीके से प्रदेश की जनसंख्या या भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधनों की कमी का रोना हर सरकार की समस्या है। जिस संसाधन हमारे सीमित है, जनसंख्या हमारी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। आज की स्थिति में हम किसी तरीके से सबको शिक्षा मुहैया करा पाएं, यही बहुत बड़ा लक्ष्य है। नहीं, आप तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, प्राइवेटाइजेशन इसलिए बढ़ रहे हैं हाँ। कि उसमें जान लीजिए, हम उस पर भी आपको जवाब दे दें। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम आंशिक निजीकरण के हिमायती हैं, जिसमें ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। आप ये मानते हैं कि मिशनरी और निजी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, सरकारी में नहीं मिलती है? नहीं, हम ये नहीं कहते कि वहाँ नहीं मिलती है। आप ही ने तो कहा अभी। फिर आप बात समझ लीजिए। देखिए, अगर सबको, आप उसको दूसरे उदाहरण समझ लीजिए। अगर सबको आवास उपलब्ध कराना है तो केवल एलडीए के मकान बना के बेचने सबको आवास नहीं मिलने वाला है। उसमें तमाम बिल्डर कंपनियां, तमाम एजेंसियों को लगना पड़ता है, तब आप सबको आवास उपलब्ध करा पाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। इसी तरह से इसको समझ इस चीज लीजिए, का उदाहरण दिया। इसी अच्छा, तरीके ये से इसको समझ बताइए, एक लीजिए। बिल्डिंग बड़ी अच्छी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनती है, उसमें हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन वो बिल्डिंग बड़ी महंगी है, उसमें हर कोई नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं जी, क्योंकि आम आदमी तो उसको परचेज करने के काबिल नहीं होता है। एक बिल्डिंग बनी है जो कभी गिर जाती है, कभी उसमें कुछ भी हो जाता है, उस तरह की बिल्डिंग है कि वो कभी भी धराशायी हो सकती है, वो गरीबों के लिए है। आपका समाज जिस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, आप उस पर ना बात करके आप समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। आप ये भी तो देखिए, जब सब लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कोई एलडीए बना रही, कोई आवास विकास परिषद बना रही है, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसकी अच्छी होगी उसके दाम भी अच्छे होंगे, उसमें फैसिलिटी भी अच्छी होगी। ये तो समाज का नियम, इसमें आप क्या कर लेंगे? नहीं, तो सरकारों को ये देखना चाहिए ना, क्या मैनेज कर पा रहे। मैं सिर्फ सीधी सी बात कर रहा हूँ, शिक्षा को लेकर ये कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं? सरकार शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। देखिए हिमांशु जी, सरकार तो ये देख सकती है कि भाई ठीक है, आपने ये इतना फीस ले रहे हैं,
तो आपकी शिक्षा उस गुणवत्ता की है कि नहीं, आप कोई फीस अकारण तो नहीं ले रहे, ये देखना सरकार का काम है। और सरकारी स्कूलों में कितनी गुणवत्ता है इसको देखना काम नहीं है। देखिए, सरकारी स्कूलों में सरकार पहले तो अपने अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ले। प्राइमरी जो सबसे मूल समस्या है प्राइमरी के अध्यापकों की, जो अभी आलोक सोती साहब बता रहे थे, जो 65-70 हज़ार जो लोग वेतन पा रहे हैं और जो हाईली क्वालिफाइड है, प्राइमरी विद्यालय का कोई भी शिक्षक LT, BEd या BTC से नीचे ट्रेंड नहीं होता है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता हम सरकारी में नहीं सुधार पा रहे हैं तो उसको पूरा तरीके से प्राइवेटाइज ही कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे कम से कम पढ़ लिख कर निकलेंगे वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। हम गरीबों को नहीं पढ़ा सकते, ये बोर्ड लगा क्यों नहीं देते हैं फिर? क्यों ऐसी चीजें रख रखी हैं जिसमें ना तो गुणवत्ता है, ना तो वहां से बच्चे निकलकर कुछ आगे कर पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के काबिल तक नहीं है वो। हिमांशु जी, आप बात समझिए, समाज के चरित्र को समझने की कोशिश कीजिए। समाज में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। गरीब बच्चा नहीं, अमीर गरीब की बात भाई, उसी गरीब में क्योंकि वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। जब अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा उसको मिलेगी ही नहीं तो वो कहां से बन जाएगा? ऐसा नहीं है हिमांशु जी, उन्हीं विद्यालयों से निकल के लोग IAS IPS भी बनते हैं। आज जितने भी अधिकारी हैं, किसी ने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है। हाँ, तब क्योंकि प्राइवेट का इतना बोलबाला नहीं था ना, तब आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? तब उतना प्राइवेट का बोलबाला नहीं था। आज के वक्त में कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? मैं पूछ तो ना हूं आपसे। आज के 30 साल पहले भी प्राइवेट विद्यालय हुआ करते थे। इतनी फीस स्ट्रक्चर उनका खराब नहीं हुआ करता था। फीस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो उस पर बात करिए। हाँ, ये आपकी बात जायज है कि इन्होंने अगर फीस बढ़ाई है तो इन्होंने उस स्ट्रक्चर को 6-7 दिन पहले जारी क्यों नहीं किया, उसका अनुमोदन सरकार से क्यों नहीं लेगा, ये विषय जांच का, इस पर कार्रवाई करने की बात हो सकती है। लेकिन अब अगर वो शिक्षा उस गुणवत्ता की दे रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना एक नोडल अधिकारी का काम है। आलोक जी, प्राइवेट वाले फीस ले रहे हैं तो गुणवत्ता दे रहे हैं, सरकारी वाले फीस नहीं ले रहे हैं तो गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है। इसमें आप कोई सवाल पूछे, जवाब पूछे, ये कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसमें जो हमारी जो सरकारी शिक्षा थी वो एक ढर्रे पे चलती रही। कभी आपने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई, कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाया, कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया, या चंद ऐसे लोग नहीं हायर करे जो आपको स्टडी करके बताएं कि साहब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आपके पास टीचर्स हैं जिनकी आप बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं और सभी लोग जो हैं क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अगर हम अपनी शिक्षा को अगर हम 1 से लेकर 12 तक लें तो उसको 2 भागों में बांटता हूं मैं। 1 से 5 तक जो कि बेसिक हो गई, जो स्कूलों में हो गई, गांव में हो गई, वो बात हो गई। अब जो बात कक्षा 6 से 12 की बात चल रही है, जिसमें जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं, अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं। आप देख रहे हैं JD गोन का आ गया है और एडुकाम का ग्रुप, मिलेनियम ग्रुप आ गए हैं। टोटली एयर कंडीशंस होते हैं इनकी, जो कार वो जो बच्चों को लेने के लिए लॉरी आती है वो भी एयर कंडीशंस होती हैं। तो ठीक है कि हमारे पास पैसा है, वी पे फॉर दैट, वो बात चल रही है। साथ में उन्होंने हमेशा एक कमेटी बना के रखी है, मैं भी कई कमेटियों का मेंबर रहा हूं, जो उनको समय समय पर बताता रहता हूं कि आप अपनी गुणवत्ता इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और वो उसका पालन भी करते हैं। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। मास्टर साहब जो आ गए, जो पोथी लेके आ गए वही हो गए। बहुत ज्यादा इन्होंने कोशिश की, जो पढ़े लिखे हैं, वर्तमान हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा हम सब उठा के NCERT कर देंगे। अच्छी बात है, आप NCERT लाइए, लेकिन आपको कुछ रेफरेंस बुक तो लानी पड़ेंगी। और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम हिंदी से जो बच्चा पढ़ा के कक्षा 12 में निकाल के जब लाएंगे तो वो अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने के कितने एस्पायर होगा, क्या उनके कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा? सही बात। कि ये क्या स्थिति होगी, उसकी क्या मनोदशा होगी? हिमांशु जी बिल्कुल सही है ना। आप हमारे तो खैर बच्चा पढ़ लिया अंग्रेजी स्कूल में, आप भी अब जो इतना ही बड़ा कर रहे हैं वो आप भी नहीं जाएंगे खैर अनुदान वाले स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप भी प्राइवेट स्कूल अपने घर के पास का कोई अच्छा सा ढूंढेंगे, करेंगे। रियलिटी है, इस बात को राजनीति नहीं मान रहा हूं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि कुछ अच्छे पढ़े शिक्षाविद को लाए, स्टडी मटेरियल बनवाए, अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए, उनको रेफरेंस दे, रिफ्रेशर्स आने चाहिए। आजकल तो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल आ गया है, उसको अगर कंपाइल करके अपने क्या एक LED लगा दें, बहुत सस्ता सा आता है, 30-35 हज़ार रुपए का पूरा सिस्टम आता है, उस पर लगा के ही बच्चों को दिखा दें, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करें तो बच्चे बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये ना सोचिए कि जो हिंदी मीडियम के हैं या जो गाँव देहात से स्कूल आ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका कोई देखिए IQ का कोई वो समानता नहीं होती है, ऐसा नहीं है।
आज भी जो ललक जो गरीब में पढ़ने में जाग जाती है और जो रात रात भर पढ़ के देता है, मैं तो देखता हूं, मैं तो गरीब बच्चों को ही पढ़ाता हूं और मैं देखता हूं जब वो हमारे पास आते हैं यूपी बोर्ड से बगैर पढ़े लिखे, किसी ने उनकी कॉपी लिख दी, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन वो 3 साल 4 साल जब हमारे पास रहते हैं, कोशिश करते हैं तो एमबीबीएस भी निकालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि इतना उनको क्यों प्रताड़ित किया जाए, इतना समय कि वो क्यों ले रहे हैं? जो चीज उनको वहां स्कूल से पढ़ के आनी है उसको मैं 2 साल उनको बैठ के पढ़ा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं। आप अपनी शिक्षा प्रणाली में आप सलाहकार रखें जो कोर्स मटेरियल तैयार करें, जो सही ढंग से आपको बताए कि इस तरीके से आप शिक्षा को इम्पार्ट कीजिए। आपके अगर टीचर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, तो उनका रेफरेंस कोर्स कराइए ताकि वो एट पार हो जाए और बच्चों को सही शिक्षा देने के योग में आए। यही सब अरविंद केजरीवाल ने किया होगा, मैंने अब जाके स्टडी नहीं किया, कभी मौका मिलेगा तो देखूंगा। तो आपको जो बेसिक चीज है जो हर जगह यूज होती है अपने प्रोग्रेस करने के लिए, वो आपको अपनानी पड़ेगी। आपको अच्छे सलाहकार रखने पड़ेंगे, तब अच्छा एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो जाए स्टडी करें क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर होगी, वो सब स्टडी करे, यहाँ पे करे। आप विदेश में जाइए, वहां पे जाके देखिए किस तरीके से उन्होंने किया है। नॉर्वे में आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे खींच के लाए हैं। तो इस तरीके को आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके उत्तर प्रदेश जो कि एक रिसोर्स से बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, काफी अच्छे लोग रहते हैं। मैंने देखा है कि बलिया साइड यूपी ईस्ट में देख लीजिए, उनकी मैथमेटिक्स इतनी गजब की होती थी कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन निकल सकते हैं। तो पोटेंशियल हम लोग के पास है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम लोग सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी महकमा उसमें फेल है। नवेद जी, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है देश के अंदर, बहुत सारे टैलेंट हैं जो विदेशों में जाकर निखर रहे हैं और वहां को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सके, उनका टैलेंट निखार सके, उनको देश के काम में सहभागिता उनकी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि शुरुआत तो शुरू से ही होती है, बच्चा अगर शुरुआत से ही, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पहले से ही असमानता सिखाई जा रही है ना, कि गरीब बच्चा वहां पढ़ता ही नहीं है, सब हाई फाई बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, उनको उसी तरीके का पूरा एटमॉस्फेयर उनका क्रिएट होता है। मुझे लगता है कि सब कुछ है, आइडिया भी है, रणनीति भी है, पूरी ड्राफ्टिंग तक है कि क्या हो जिससे क्या बेहतर हो जाए। ये सरकारों को भी पता है, उससे जुड़े हुए लोगों को भी पता है, अफसरों को भी पता है और हमें आपको भी पता है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई मंत्री जी हैं उनको नहीं पता होगा, उनको भी पता है, लेकिन वो उसको लागू नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा का गिरता नवेद जी, क्या मजबूरी है? मैं बता रहा हूं आपको सर, गिरता हुआ स्तर हमेशा गिर ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है, चाहे सपा सरकार हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, और यही बीजेपी में भी हाल है। वजह यह है कि देखिए हर घर से किसी की भी जो भी आमदनी होती है उसमें एक 30% हिस्सा शिक्षा पर होता है। ज्यादातर घर में बच्चे होते हैं, ज्यादातर घरों में, और जहां पर रोटी का खर्च होता है, जहां पर उसको बिजली का खर्च होता है, जहां पर मेडिकल का खर्च होता है, वहीं पर उसी का एक बड़ा हिस्सा टोटल जो खर्च होता है उसमें 30%, मेरा मानना है 20 से 30% अंदाजा है कि शिक्षा के ऊपर खर्च होता है एक आम घर में, चाहे वो बड़ा मिडिल क्लास का हो, चाहे पैसे वाला कोई परिवार हो। तो होता क्या है कि उसका रेवेन्यू बहुत आता है, स्कूलों में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, क्योंकि हर घर से पैसा जाता है हर घर से, और वो इतना बड़ा मद होता है, वो करप्शन में जाता है सरकारों के पास, वो पार्टी फंड में जाता है। पार्टियां कैसे चलती हैं? नहीं, अरे हिस्सा जाता है भाई साहब। आप बताइए, बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको पता है बहुत बड़ा अफसर नहीं होता है, लेकिन बहुत मलाईदार कहलाता है, इसलिए जो बड़े लेवल पर हाई कमान का बहुत चहीता होता है उसको बैठाया जाता है और वो उससे वसूली होती है। मैं अपनी पत्रकारिता का हवाला देके कह रहा हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जो हिस्सा देते हैं। हर सरकार की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो हिस्सा जाता है, वो पार्टी फंड में जाता है, वो अधिकारियों को जाता है, वो बाकायदा हाई कमान को जाता है। तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहां पर एक विरोधाभास बात हो गई। हमने बात यहां से शुरू की थी कि प्राइवेट जो स्कूल है वहां पर बेतहाशा फीस बढ़ रही है, सरकार के हाथ में उनकी लगाम जरूर होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, वो आंख बंद किए हुए है और बिना नियमों के विपरीत, नियमों के विरुद्ध वो फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बात तो यही हुई थी कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको सरकार जो है उनकी लगाम कस नहीं पा रही है। दूसरी तरफ यहां सोल्यूशन निकलने लगा, आप भी ये कहने लगे, हमारे एक और भी
काबिल दोस्त ये कहने लगे कि निजीकरण कर दिया जाए। अरे साहब, जो निजी स्कूल है जब उसको सरकार कमांड नहीं कर पा रही है तो सब कुछ निजीकरण करने की तब तो मुसीबत ही आ जाएगी। कम से कम कुछ तो एक आरटीआई के तहत कम से कम कुछ पूछा तो जा सकता है आज सरकारी स्कूलों के बारे में। निजीकरण तब होता जब जो आज स्कूल इनके ऊपर लगाम होती। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मिशनरी स्कूल से बात शुरू हुई थी और मिशनरी स्कूल का मतलब होता है मिशन से जुड़ा हुआ। मिशन एक कभी व्यावसायिक नहीं होता है, मिशन हमेशा सामाजिक होता है। सबका साथ सबके विकास की बात होती है, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बात होती है। बात इस बात की होती है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि अमीर का बच्चा ज्यादा पढ़ ले और गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। लेकिन वो अपने मिशन से भटक गए हैं। वजह एक बात, हमारे काबिल कई वक्ताओं ने ये बात कही, बहुत उम्दा बात निकल के आई कि स्टेटस सिंबल बन गए हैं बड़े बड़े स्कूल। वजह क्या है कि उनको लाखों रुपए डोनेशन दिया जा रहा है सरकार आंख बंद किए हुए। डोनेशन का क्योंकि एक हिस्सा जरूर जाता होगा सरकारों के पास, क्योंकि डोनेशन होता क्या है कि अमीर आदमी के लिए लगता है कि फला स्कूल जो है यहाँ टॉप क्लास के लोग पढ़ते हैं, मैं भी टॉप क्लास का हूं, यही होना है। बच्चा भले ही कूड़ा हो, उसको किसी भी हालत में तैयार नहीं किया गया होगा कि वो केजी में भी पास कर ले, वहां का एंट्रेंस पास कर ले, लेकिन वो डोनेशन बड़ा देते हैं। तो जहां पर डोनेशन इतना आने लगा, बड़े बड़े लोग जो है 10-10 गाड़ियां एक एक बच्चे के साथ एक काफिला खड़ा हुआ है, तो वहां पर मिशन फेल हो गया। मिशनरी का जो मकसद था वो नियति खराब हो गई क्योंकि पैसा आने लगा। जैसा कि विसोती साहब ने कहा कि विदेशों से जो बहुत अच्छे काम के लिए जो फंड आता था मिशनरी स्कूल में, उनको भी लगा कि यहाँ पर तो दौलतमंद लोग जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए नोट लुटा रहे हैं, हम क्यों दे। तो वो मकसद खत्म हो गया मिशनरी का। जो मेन हुआ करता था कि गरीब का बच्चा, आम इंसान का बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन कुल मिला के आती है बात सरकारों के ही ऊपर। अच्छा विवेक जी, हम कहते हैं जब चुनाव होते हैं तो हम कहते हैं कि जीडीपी का 5% शिक्षा पे खर्च करेंगे, इतना परसेंट हेल्थ पे लगाएंगे। क्या लगाते हैं? उसके बाद जब 5 साल बाद दोबारा आते हैं तो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि हमने कितने परसेंट लगाया और क्या लगा रहे हैं? अगर नहीं लगा रहे हैं तो चुनाव में नारा क्यों लगाते हैं? सिर्फ चुनावी नारा बन गया है शिक्षा क्या? हिमांशु जी, जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सरकारी सिस्टम सबको शिक्षा मुहैया कराने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस नीति पर विचार किया कि शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में आंशिक निजीकरण के रास्ते को ले जाए। आपने निजीकरण की बात करी, लामार्ट में, मेरी बात सुनिए, लामार्ट में आपने निजीकरण की बात की। प्रवेश शुल्क 50,000 रुपए और कॉशन मनी 45,000 रुपए, यानी कि 95,000 रुपए आपके पास हो तब आप उस गेट पे जाइएगा लामार्ट के, क्योंकि वो निजी है। तो ये बात तो जो उसमें अखिलेश यादव बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आम आदमी बच्चे नहीं पढ़ते। तो उनको पढ़ाने के लिए खोला है क्या स्कूल? हमने थोड़ी खोला है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमने थोड़ी खोला है। आपने नहीं खोला है, लेकिन फिर भी शिक्षा को लेकर के आपने सवाल पूछा कि ये स्कूल किसके लिए खोल रहे हैं? अब ये फीस स्ट्रक्चर आज आप बता रहे हैं, इस पे जांच की जाएगी, क्यों उसका उन्होंने स्ट्रक्चर पास नहीं कराया, कार्रवाई होगी। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जब मैं इंटरमीडिएट पास करके निकला तो उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 1722 सीटें हुआ करती थी इंजीनियरिंग में। उसमें रुड़की से लेके मदन मोहन मालवीय तक शामिल था। अगर आप एक सीट ऊपर हो गए, नंबर कम हो गया आपका, तो आप चाह करके भी बीटेक नहीं कर सकते तो उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपके घर वालों के पास पैसे हो तो आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक भेजे डोनेशन वाले कॉलेजों में, जहाँ से अखिलेश यादव करके आए थे मैसूर से, या ना हो तो बर्दाश्त करें आप, फिर डिप्लोमा या ITI करें, आप कुछ भी करें, आप बीटेक करने की हैसियत में नहीं थे। हाँ, उसके बाद पकौड़े तले। रुक जाइए क्योंकि नीति ही यही है। जवाब ले लिया करिए, आप सुनने की आदत नहीं डालते। सुनने की आदत, आप वो चीज बता ही नहीं रहे हैं। ये मेन चीज सुन लीजिए, बीटेक करना एक जीवन शैली, इंजीनियरिंग एक वो नहीं, इंजीनियरिंग एक जीवन शैली है। इंजीनियर बनने के बाद कम से कम आप समस्याओं के समाधान के प्रति आपका दृष्टिकोण हो सकता है। और मैं दावे से कहता हूँ जो पढ़ के पास हुआ बीटेक, वो पकौड़े नहीं तलता मिलेगा। तो क्या आपको पता है, आपको पता है ना, वो जो सफाई कर्मी की जो जॉब निकलती है उसमें कौन कौन लोग फॉर्म डालते हैं, क्या आपको पता नहीं है क्या? सुन लीजिए, वो मुलायम सिंह के कार्यकाल के लोग हैं जो पास आउट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, उसके जो पास आउट है वो आपको सफाई कर्मी करते मिलेंगे। ठीक है, तब विपक्ष में रह के तो आप क्या कर रहे थे फिर? विपक्ष में रह के आप क्या कर रहे थे फिर? क्या आपने कभी आवाज उठाई इस बात को लेकर? आपने कभी इस बात को लेकर आवाज उठाई क्या? तो नकल अध्यादेश लाया था
शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्होंने खत्म कर दिया, अच्छा प्रदर्शन सेल्फ सेंटर इन्होंने लाया, किया। सब पुस्तकीय परीक्षा लाई, भारत उत्तर प्रदेश की शिक्षा सिस्टम को बर्बाद कर दिया मुलायम सिंह ने। हम तो सुधार रहे हैं। ये लड़े थे, मुझे याद है, 3 साल उन्होंने से। पेट्रोल बम तक फेंके थे इनके प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के सामने जब सत्र चलता था। सुधार रहे हैं। खूब लड़ाई लड़ी थी। सुधर रहा है, सुधर रहा है। केंद्र राज्य लाभ होते थे समाजवादी पार्टी उत्तर सरकार में। प्रदेश इतना सेंटर सुधर के रहा है। लाभ होते थे, बोलियां ठीक है, लगती थी ठीक, सेंटरों ठीक की, है। परीक्षा केंद्रों की। उत्तर प्रदेश हमने इतना वहां सुधर- CCTV ठीक कैमरे है। लगाए, हाँ, हाँ। परीक्षा गुणवत्ता सुधार रहे हैं। हमने क्या क्या नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये सत्य है कि बहुत काम किया जाना अभी शेष है। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर अगर जारी किया विद्यालयों ने तो इनको उसका अनुमोदन लेना चाहिए था, और नहीं लिया तो इस पर कार्रवाई होगी। नहीं, इतनी सारी फीस। हिमांशु जी, संतोष जी, विवेक जी ने बड़ी छोटे बात में अपनी बात कह दिया था कि देखो मेरे तो बच्चे हैं, ठीक है, और ना योगी जी के बच्चे हैं ना मोदी जी के बच्चे हैं, इसलिए इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो फीस बढ़ोतरी की बात है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार की मंशा के अनुरूप फीस बढ़ोतरी होती है। सरकार अगर चाह जाए तो किसी का औकात नहीं है प्राइवेट स्कूल के कि वो फीस बढ़ा दे अपने मनमानी ढंग से। इनकी पूरी इच्छा ये है कि जो हमारे सरकारी तंत्र के स्कूल हैं उनको ये सुदृढ़ नहीं करना चाहते हैं। अभी मैं आपकी सरकार की मंत्री जी की बात बता देता हूं। अनुपमा जायसवाल जी ने बहराइच में सबसे पहला दौड़ा मारा। बहराइच के 2 स्कूलों का उन्होंने जो है निरीक्षण किया। स्तनो मंत्री नहीं है, अरे अब नहीं है, लेकिन थी। हाँ, उनको मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। महीने पहले वो पद से मुक्त हो चुकी है। हाँ, तो जब आपकी सरकार है इसलिए है कि मंत्री ने टिक पा रहा तो टीचर कैसे टिके? जो आउटपुट नहीं देगा उसको हम चलिए बात सुन लीजिए, पूरी बात, समय की कमी है। समझौते नहीं है। ठीक है, आपने education हम भाई भतीजावाद विश्वास नहीं करते, अरे इस पर विवेक बर्दाश्त जी, करते विवेक जी, आए बात हैं। सुन लीजिए, समय की कमी है हमारे आपने पास। उनको बनाया बतौर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बहराइच का दौड़ा मारा। 2 स्कूलों में उन्होंने पाया कि जो वहां की टीचर हैं महिलाएं, वो अपना निजी बच्चा लिए गोद में खिला रही हैं, और उनके जो क्लासरूम हैं उनमें बाकायदे बेड पड़ा हुआ है। बेड पे बच्चों को सुलाने की, जो बच्चे वहां के हैं उनके बच्चे से रहे हैं। मतलब ये पोजीशन प्राइमरी स्कूल की है। नहीं, ये तो हर जगह है। बहुत सारी मैं मीडिया बताना रिपोर्ट्स ये ऐसी चाहता हूं बहुत कि सारी सरकार फटी पड़ी इस पे है। ध्यान देना। हाँ। सरकार कम से कम अगर अपना प्रशासन तंत्र मजबूत करे, प्राइमरी के स्कूल के टीचरों को सलाह दे कि कम से कम वो स्कूल में स्कूल की हैसियत से रहें, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, तो अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ने जाने लगे, और जैसा कि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बच्चा वहां पे पढ़े, अगर वो पढ़ाई ठीक से होने लगे, बच्चे वहां जाने लगे, तो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने की क्षमता नहीं रखेंगे। तो जांच और कार्रवाई कर रहा है, कौन लापेगा फिर? मेरी बात तो सुनिए, मेरी कोई भी प्राइमरी स्कूल के टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक टाइम था सन 1995, मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूं, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम के प्रधान को यह हैसियत दी थी कि बगैर उसके सिग्नेचर के प्राइमरी स्कूल की तनख्वाह नहीं निकलेगी। उसमें भी एक शिक्षा समिति गांव में गठित हो गई थी कि उसमें 7 लोग मेंबर होंगे, पर डे एक मेंबर एक स्कूल जाकर के चेक करेगा कि प्राइमरी स्कूल का टीचर आता है कि नहीं आता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, ठीक है, संतोष जी, हमारे पास समय की कमी। ठीक। लेकिन इन सरकारों ने वो भी समाप्त कर दिया। आज प्रधान पैदल है, शिक्षक से हैसियत है, ठीक है, प्रधान बात कर हमारे पास समय की कमी है। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, नावेद जी, संतोष जी, आलोक जी, संतोष जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी के कई निजी मिशनरी स्कूल हैं जिन्होंने शुल्क बिना बताए ही प्रवेश शुरू कर दिया, उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जरूरी है ताकि मनमानी ना हो सके शिक्षा को लेकर। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।